नमस्कार, मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लेके आए हैं अपना सीटेट दिसंबर का जो बैच 2024 का स्टार्ट होने वाला है। सीटेट का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसी के संदर्भ में हमारी क्लासें नियमितः संचालित होंगी। मैराथन क्लासेस सीटेट के संदर्भ में, और मैं लेके आया हूं सीटेट दिसंबर 2024 सीडीपी एंड शिक्षा शास्त्र, सीडीपी और शिक्षा शास्त्र है। और इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दूसरी चीज कि इसका जो प्रमुख टॉपिक है वो विकास और अभिवृद्धि। सीडीपी के अंतर्गत विकास और अभिवृद्धि पे आज चर्चा की जाएगी। तो गाइस, चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ और शुरू करते हैं हम विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि, दरअसल यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे आप टेट का देंगे, या फिर जो है अन्य किसी भी शिक्षक भर्ती में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देखा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है? दरअसल गाइस, ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बात है वो है क्या कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कई दृष्टिकोण से होता है। विकास, डेवलपमेंट कैसे लोगों में होता है, किस तरह से लोगों में होता है, बच्चों में कैसे डेवलपमेंट देखे जाते हैं, डेवलपमेंट के नियम क्या हैं, और डेवलपमेंट किन नियमों के आधार पर चलता है, अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, हम सब आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि निःशुल्क वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे और जो भी न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ या शिक्षा के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचती रहे। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास के नियम और सिद्धांत। एक चीज और मैं कहूंगा गाइस कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो बहुत ही सीरियस होके कीजिए और अंत तक देखिए, तभी समझ में आएगा कि चीजें हैं क्या, बताई क्या गई और किस तरह से हमें आगे करना है। तो इसमें भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, बेहतर चीजें आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए विकास के नियम और सिद्धांत पे हम बात करते हैं। विकास के नियम, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है विकास के नियम? गाइस, जो विकास है, दरअसल विकास देखिए, ये प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ डेवलपमेंट। बाल विकास अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य बालकों के विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना तथा इनके कारणों की जांच करना। चीजें यहीं से स्पष्ट हो गई। बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामान्य बालकों के विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना। ठीक है, विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना तथा इनके कारणों की जांच करना। यद्यपि इस दिशा में तो बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई और प्रारंभिक विकास की अवस्थाएं
तथा अंतिम विकास की अवस्थाओं पर बहुत सारे अध्ययन भी किए गए और किस तरह से विकास और अभिवृद्धि दोनों चलता है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास का अर्थ, यानी विकास का अर्थ किसे कहते हैं। गाइस, दरअसल ये जो विकास का अर्थ है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, हरलॉक महोदय आप देख रहे हैं परिभाषा, चूंकि मैं आज बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाला। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं या फिर बीएड कर रहे होंगे, बीटीसी कर रहे होंगे, तब भी आपको जो है इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मैं आज बहुत चर्चा विस्तृत करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लें हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने क्या कहा, विकास को परिभाषित करते हुए लिखा कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट करिए। यदि आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठे, नोट करते जाइए, चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी आपको। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। प्रगतिपूर्ण का अर्थ है परिवर्तन दिशात्मक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। परिवर्तन दिशात्मक होता है तथा यह पृष्ठ उन्मुख की अपेक्षा अग्र उन्मुख होता है। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। एक नवजात शिशु में बैठना, उठना, चलना आदि वो नहीं जानता, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है वह ये सारी क्रियाएं करना सीख लेता है। ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि बालक में इन क्रियाओं में प्रगतिपूर्ण परिवर्तन होते हैं, यानी प्रोग्रेसिव चेंजिंग देखे जाते हैं। ठीक है। बालक में विकास संबंधी सभी प्रगतिपूर्ण परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित व क्रमबद्ध होते हैं। विकास की परिभाषा का सारांश प्रस्तुत करते हुए लिखा गया कि एक और विकास को वृद्धि के रूप में समझा जाता है और इसका वर्णन मात्रात्मक वृद्धि के रूप में किया जाता है, तो दूसरी ओर वृद्धि को गुणात्मक परिवर्तन के रूप में लिया जाता है और ये गुणात्मक परिवर्तन उच्च मानसिक रूप से में विभिन्न अवस्थाओं में होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है देखिए। ये तो यहां तक स्पष्ट हुआ। ये तो अभी हम विकास की परिभाषा की बात कर रहे थे। डेवलपमेंट दरअसल एक गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। हमने कई चीजें अंडरलाइन भी कर ली, आप चाहे तो ध्यान से देख सकते हैं चीजों को, है ना। ये गुणात्मक परिवर्तन है और दूसरे प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में दी जाती है। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा, परिवर्तन दिशात्मक होता है, ये भी अच्छा है, और पृष्ठ उन्मुख की अपेक्षा अग्र उन्मुख होता है। ठीक है, और ये क्रमबद्ध होता है। ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम कुछ इसके विशेषताएं देखते हैं। विकास की विशेषताएं क्या आता है एग्जाम वगैरह में, विकास की विशेषता बताइए। तो ये विशेषता, इसकी विशेषता में देखिए अनेक विशेषताएं हैं। पहला है विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि विकास जो होता है वो प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में गठित होता है। ठीक है। दूसरा है विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है और यह परिवर्तन अविराम गति से चलता रहता है। मीन्स जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, विकास में परिवर्तन होते हैं और विकास अविराम गति से आगे बढ़ता है। ठीक है। विकास किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता है। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गई। अगला कहता है कि क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संबंधित रहते हैं। यह परिवर्तन एक दूसरे से अलग ना होकर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें,
आगे है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार ये परिवर्तन मात्रात्मक होता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो विकास है वह मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये गुणात्मक होता है, यानी क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, विकास परिवर्तनों की गति, यानी विकास में परिवर्तनों की गति भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, विकास की गति यानी गर्भाकालीन अवस्था से प्रारंभ होती है और परिपक्वता अवस्था के बाद मंद हो जाती है। यानी बच्चा गर्भ में है तभी से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो नवजात शिशु के रूप में आता है। फिर अनेक अवस्थाओं से होते हुए जब वह अन्य परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो उसके विकास की गति धीरे होती चली जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताएं और क्षमताएं उत्पन्न होती है। विकास के फलस्वरूप मनुष्य में अनेक प्रकार की क्षमताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो विकास के रूप में आपने देखा। अब हम कुछ ग्रोथ की बात कर लें कि ये विवृद्धि क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है, हम इस पे भी देख लें। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वृद्धि या अभिवृद्धि या विवृद्धि, ठीक है, चीजें सेम है। मनोवैज्ञानिक विकास और वृद्धि या विवृद्धि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, परंतु वास्तव में ये भिन्न है। नहीं, क्या नाम है कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, परंतु वास्तव में भिन्न है ये दोनों चीजें। विकास का अर्थ ऊपर आपको बताया जा चुका है। ठीक है, विवृद्धि भी समझाया जा चुका है। अब देखिए, विकास की अपेक्षा विवृद्धि एक संकुचित प्रत्यय होता है। भाई विकास तो गर्भावस्था से लेकर जन्म और मृत्यु उपरांत तक देखी जाती है, लेकिन जो आपका विवृद्धि है उस अपेक्षा ये थोड़ा सा संकुचित होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। ठीक, यानी विकास की अपेक्षा विवृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। क्लियर हो गया? देखिए, गर्भधारण के बाद, यानी गर्भधारण के, हाँ ये है, एक सेकंड, ये गर्भधारण के बाद गर्भस्थ शिशु में विवृद्धि होने लगती है। यानी ये भी चीजें वही है, विकास और विवृद्धि गर्भावस्था में दोनों चलती है, दोनों में देखने को मिलती है। यानी आप ग्रोथ भी गर्भावस्था में बच्चा करता है और विवृद्धि भी करता है। ठीक है, यह विवृद्धि गर्भस्थ शिशु के आकार और संरचना में होती है। आकार और संरचना में प्रायः इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, यह विवृद्धि परिपक्व अवस्था तक चलती रहती है। विवृद्धि बालक के शरीर और संरचना में ही नहीं होती, बल्कि यानी संरचना में नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। अच्छी बात है, मस्तिष्क में जैसे विवृद्धि होती, जैसे जैसे विवृद्धि होती है, बालक में सीखने, स्मरण तथा तर्क आदि की क्षमता में वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, अब देखिए, हरलाक महोदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरलाक महोदय ने विवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन तथा विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हरलाक महोदय हैं। और हरलाक महोदय अक्सर मिल जाता है एग्जाम वगैरह में कि हरलाक ने विवृद्धि को क्या माना है, यानी वृद्धि ग्रोथ को क्या माना है और डेवलपमेंट को क्या माना है। ठीक है, तो हरलाक ने ग्रोथ को यानी विवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन माना है, जबकि विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। क्लियर? आगे चलते हैं। कार्माइकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्माइकल ने भी कुछ चीजें देखिए, कार्माइकल क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक ने विकास को मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया। यानी कार्माइकल महोदय ने विकास को मात्रात्मक माना है। ठीक है, विकास और वृद्धि
दोनों एक दूसरे के पृथक समझना कठिन है। यानी इनका मानना है कि विकास और वृद्धि को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, एक साथ देखें। ठीक, आगे देखते हैं पाठ, चलिए ठीक है। अब हम आगे कुछ और देखें और क्या चीजें इसमें मिल रही हैं। ठीक है, एक चीज ये भी है, विकास का प्रारंभ विवृद्धि से पहले होता है। चीजें स्पष्ट है कि जो विकास होता है, विकास का प्रारंभ विवृद्धि से पहले होता है। विवृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलता है। राइट, विवृद्धि संरचना में परिवर्तन का बोध होता है, जबकि विकास में प्रकार यानी फंक्शनों में परिवर्तन देखे जाते हैं। तो मैं दोनों चीजें साथ लेके चल रहा हूं गाइस। विवृद्धि का अर्थ व परिभाषा भी मिल जाएगा, विकास का भी अर्थ और परिभाषा मिल जाएगा, विवृद्धि और विकास में अंतर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं गाइस। बहुत ही बेहतरीन चीजें हम आपको देंगे, बस केवल आप अंत तक बने रहें। ये अगला है, विवृद्धि में परिवर्तन केवल रचनात्मक होता है, जबकि विकास में परिवर्तन रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। यानी जो विवृद्धि होती है उसमें जो चेंजिंग देखा जाता है वो कैसा होता है, रचनात्मक होता है। लेकिन जब हम विकास की बात करें तो विकास में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह गाइस रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। किसी का बहुत ज्यादा विकास हो गया तो धीरे धीरे स्वाभाविक है कि विकास अधिक होने पर व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है और वह विनाश की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो इसलिए विनाश की तरफ भी विकास ले जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे क्या चीजें हैं इसको देखें। प्रारंभिक विकास का महत्व, ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा। प्रारंभिक विकास का महत्व क्या, देखिए ये कहा गया कि प्रत्येक मकान की आधारशिला उसकी अन्य संरचना से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा महत्वपूर्ण होती है। यानी बच्चे में जो प्रारंभिक विकास देखा जाता है वो बाद के विकास से ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप में देखे जाते हैं। पता, इस तथ्य का सत्यापन सर्वप्रथम किसने किया था, फ्रायड ने किया। यानी फ्रायड महोदय ने सबसे पहले ये सत्यापित किया, इसको अथॉराइज्ड किया कि बच्चे का जो प्रारंभिक विकास है बाद की विकास की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, फ्रायड ने इसको स्वीकृत किया। ठीक, फ्रायड ने प्रारंभिक अध्ययनों में किया जिनका पुनः प्रकाशन 1953 में हुआ। ठीक है, देखिए स्पष्ट, यानी इनके अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि कुछ बच्चे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में खुद समायोजित होते हैं, उनका समायोजन आगे चलकर दुर्बल होता है। यानी ये कहते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में जल्दी वो समायोजित नहीं हो पाते, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, जिनका बाद के समयों में समायोजन में बहुत ज्यादा समस्या होती है, अर्थात वो समायोजन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, प्रारंभिक विकास अवस्थाओं में बालक समस्यात्मक बालक के रूप में भी हो जाता है। यानी जो पहले समायोजित नहीं हो पाता वह बाद भी नहीं समायोजित हो पाएगा और उसी बालक को हम प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के रूप में मानते हैं, समस्यात्मक बालक के रूप में मानते हैं। आगे चलकर ऐसे बालकों में भाषा दोष, शैक्षिक उपलब्धि आदि की कठिनाई होने लगती है। ठीक है, अभिवृत्ति और मूल्यों के क्षेत्र में भी बहुत सारे अध्ययनों से पता चला कि जीवन के विकास के साथ बालक के मूल्यों और अभिवृत्तियों में भी थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए या करते हैं। व्यक्ति की अभिवृत्तियां और मूल्य जिस प्रकार बन जाती हैं, व्यक्ति आयु वृद्धि के साथ साथ वो दृढ़ होते चला जाता है। चलिए ठीक है, ये तो सामान्य चीजें हैं, लोगों का अपना एक व्यू रहा है, इसमें लोग किस तरह से जो है व्यू देते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं विकास का कुछ जो प्रतिमान है उसका महत्व क्या है, विकास प्रतिमानों का महत्व क्या है। ठीक है, विकास प्रतिमानों के महत्व की हम बात कर ले। इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स, बालकों को समझने में शुद्ध विकास प्रतिमानों का ज्ञान आवश्यक है। पहली बात तो ये कि बालकों के लिए शुद्ध जो विकास प्रतिमान है उसको जानना आवश्यक है।
ठीक है। दूसरा, बिना इस ज्ञान के बालकों का व्यवहार तथा व्यक्तित्व के विकास और विशेषताओं को समझना बहुत ही कठिन चीज है। ठीक है। विकास प्रतिमानों का ज्ञान कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रथम यह कि इनके द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि एक बालक किन किन आयु स्तरों पर किन व्यवहारों का विकास प्रारंभ होगा। एक बालक में एक विशिष्ट व्यवहार प्रतिमान का विकास किस सीमा तक होगा। विकास प्रतिमानों का ज्ञान दूसरे महत्व के भिन्न भिन्न रूप में देखे जाते हैं। चलिए, ठीक है, ये तो विकास के प्रतिमान के रूप में चीजें रही गाइस। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें मिलेंगे इसमें, विकास प्रतिमानों के आंकड़े उपलब्ध होंगे अन्य बालकों में। ठीक है, हम बात कर ले विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। विकास में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हम इसी पर थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, पहले तो संसार के किसी भी प्राणी में स्थिरता नहीं होती, ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी को ज्ञात है कि कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो स्थिर हो। परिवर्तन सब में होता है और परिवर्तन का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य देखे जाते हैं। ये परिवर्तन गर्भधारण से मृत्यु तक चलते हैं। कुछ परिवर्तन किसी एक आयु तथा अन्य परिवर्तन किसी भिन्न आयु में भी प्रारंभ होते हैं। यानी हर बालक में परिवर्तन होता है, हर जीव में भी परिवर्तन पाया जाता है और ये परिवर्तन गर्भधारण से लेकर मृत्यु के उपरांत तक देखे जाते हैं। किसी में वह परिवर्तन पहली अवस्था में देखने को मिलती है तो किसी में ये परिवर्तन दूसरी अवस्था में देखने को मिलती है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है, निश्चित है कि परिवर्तन होता है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं परंतु मानसिक परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हैं। गाइस, नोट करते जाइए, बहुत बेहतरीन चीजें मैं दे रहा हूं कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो तो क्या दिखाई देते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन जो मानसिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, किसी भी विकास अवस्था में ये परिवर्तन एक साथ प्रारंभ नहीं होते। इसी प्रकार विकास अवस्था में भी ये परिवर्तन एक साथ समाप्त नहीं होते हैं। वास्तविकता यह है कि विकास अवस्था में कुछ परिवर्तन प्रारंभ होते हैं, कुछ परिवर्तन चरम सीमा पर होते हैं तथा कुछ परिवर्तन समाप्त भी हो जाते हैं। विकास में होने वाला जो परिवर्तन है यह इसी तरह का कुछ है जो आगे हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें आकार में परिवर्तन। सबसे पहला है परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। ठीक है, आकार में परिवर्तन, चेंजेस इन साइज। बालक में आकार संबंधी परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के आकार परिवर्तन को शारीरिक परिवर्तन कहते हैं तथा अब देखिए चीज याद रखिएगा कि जो आकार में परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला परिवर्तन होता है उसको हम शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों में क्या होता है, हाथ पैर धड़ तथा सिर आदि शारीरिक अंगों में भार, शारीरिक अंगों की लंबाई मोटाई आदि में परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन आंतरिक अंगों में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीजें तो आपको मिल गई कि जो आकार में परिवर्तन हो रहा है वह दो तरह से होता है, एक शारीरिक परिवर्तन और दूसरा मानसिक परिवर्तन। ठीक, शारीरिक परिवर्तन और दूसरा जो होता है वह मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन। तो शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन का मतलब हाथ पैर धड़ सिर तथा शारीरिक अंगों के भार में, शारीरिक अंगों की लंबाई में मोटाई में आदि में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन आंतरिक अंगों में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका शारीरिक परिवर्तन रहा, लेकिन दूसरे प्रकार के आकार संबंधी परिवर्तन को मानसिक क्रियाओं के आधार पर देखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देख रहे हैं बालक के में स्मृति है, प्रत्यक्षीकरण है, तर्क है, सृजनात्मक कल्पना आदि में परिवर्तन जो होता है ये क्या होता है, मानसिक परिवर्तन के रूप में। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं अनुपात में परिवर्तन। गाइस, ये अनुपात में परिवर्तन क्या होता है, देखिए अनुपात में परिवर्तन यानी बालक के शारीरिक अंगों के अनुपात में भी परिवर्तन होते हैं। बालक की तुलना में वयस्क व्यक्ति में ये परिवर्तन वयस्क व्यक्ति से की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बालक के शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न होता है। यानी अगर हम ये परिवर्तन देखें
अनुपात का परिवर्तन तो एक वयस्क व्यक्ति को ले ले और एक बालक को ले ले तो दोनों में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार विकास काल की अंतिम अवस्था तक लगभग 4 गुना बढ़ जाता है, जबकि विकास काल में हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 13 गुना बढ़ जाता है। अनुपात की दृष्टि से परिवर्तन मानसिक क्षेत्र में भी होते हैं। ठीक है, पुराने विशिष्ट गुणों का लोप। तीसरे प्रकार के विकास संबंधी परिवर्तन वे हैं जिनमें वे पुराने विशिष्ट गुणों का लोप हो जाते हैं। और अब सोचिए, यानी ये कह क्या रहा है गाइस? यानी ये कह रहा है कि विशिष्ट गुणों का लोप भी हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे के अस्थायी दांत, अस्थायी दांत जन्म के समय के बाद ये धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार थाइमस ग्लैंड भी है जो सीने में स्थित होता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, विकास करते जाता है। व्यवहार संबंधी भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, बचपन की रोने चिल्लाने की भाषा आदि में भी विकास के साथ साथ ये चीजें लुप्त होती चली जाती। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आज हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा जरूर, लेकिन चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी आपको। चौथा क्या कहता है कि विशिष्ट गुणों की प्राप्ति, यानी परिपक्वता और सीखने के फलस्वरूप बच्चों में समय समय पर कुछ विकासात्मक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में बालक में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं। भाई स्वाभाविक है कि जब हम विकास करेंगे तो विकास में कुछ विशिष्ट गुण भी हमको प्राप्त होता रहेगा। कुछ चीजें लोप होती है तो कुछ चीजें नए रूप में हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जैसे चलना, कूदना, दौड़ना, तैरना आदि ये नए विशिष्ट गुण का क्रम परिवर्तन समय समय पर बच्चों में प्राप्त होता रहता है। ठीक, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, विकास करते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुरानी चीजें, क्रियाएं वो विलुप्त होती चली जाती हैं, लेकिन कुछ नई क्रियाएं, नए एक्टिविटीज हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आगे हम चलें। आगे एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है विकास के नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस है ये विकास के नियम। ये समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके विकास के नियम। बहुत ही ज्यादा गाइस एग्जाम में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, विकास के नियम क्या क्या है। गाइस विकास का नियम बहुत ज्यादा पुस्तक में कहां कहां बताऊंगा आपको, ये समझ जाइए। टेट, सीटेट, सुपर टेट देते हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम में आप शामिल होते हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड, यानी कहीं भी आप किसी भी प्रकार से शिक्षक से रिलेटेड किसी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं गाइस, तो अवश्य ही उसमें ये टॉपिक मिलता है आपका विकास का नियम क्या है, विकास के नियम कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा नियम कैसा होता है। तो अवश्य ही इस चीज को देखिए, अवश्य ही इस चीज को नोट कीजिए ताकि ये कभी भी मिस ना करे आपको कि विकास के नियम क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार फिर अब वही चीजें रिपीट करेंगे कि आप चीजों को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। विकास के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के नियम, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नोट करिएगा, पॉइंट भी नोटेड कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कुछ नियमों के अनुसार बालकों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और ये कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डेवलपमेंट प्रोसेस बाय स्टेज, यानी विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। तो आप तो ये समझ गए होंगे चीजें कि विकास जो होता है वो अवस्थाओं के अनुसार चलता है। हम शैशवावस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं, किशोरावस्था में हैं, जिस अवस्था में हम होंगे विकास भी हमारा प्राय उसी अवस्था के अनुरूप चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, यानी बालकों का कुछ विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये अवस्थाएं विकास अवस्थाएं कहलाती हैं। प्रत्येक विकास अवस्था की कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो विकास अवस्था को दूसरे विकास अवस्था से भिन्न रखती है। इन विकास अवस्थाओं के संबंध में कहा गया है कि एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर
अलग की जाती है तथा एक अग्रणी विशेषता जो विकास अवस्था को न्याय संगतता एक और अनोखापन प्रदान करती है। ठीक है, यानी ये चीजें तो आप स्पष्ट होंगे ये क्या क्या रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो विकास की प्रक्रिया है, बालक का जो विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, ये अवस्थाएं भिन्न अवस्था, ये अवस्थाएं विकास अवस्थाएं कहलाती है। प्रत्येक विकास अवस्था की कुछ अपनी विशेषता होती है जो उस विकास अवस्था को दूसरे से भिन्न रखती है। इन विकास अवस्थाओं के संबंध में कहा गया कि एक विकास, यानी यहां से आप उठाइए चीजों को, एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। एक अग्रणी विशेषता जो विकास अवस्थाओं को न्याय संगतता, एकता और अनोखापन प्रदान करती है, प्रायः वो विकास की अवस्था द्वारा अग्रसर होती है। ठीक है, चलिए ये चीजें तो आप क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप नोट भी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अवस्थाओं के अनुसार विकास चलता है। अब देखिए अवस्थाओं पे भी चर्चा किया गया है। ठीक है, अवस्थाएं जैसे गर्भकालीन अवस्था, भाई यह गर्भ धारण करने से जन्म तक की अवस्था होती है गर्भकालीन अवस्था। यानी जो कहा गया कि जो विकास होता है वो अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। अब अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर हो रहा है तो सबसे पहले हम बात गर्भावस्था की कर लेते हैं। गर्भावस्था यानी गर्भ धारण करने से लेकर और जन्म तक की अवस्था मानी जाती है। इसमें इस अवस्था की अपेक्षा यानी इसमें जो विकास की प्रक्रिया है वो उसकी गति काफी तीव्र होती है। ठीक है, इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। इस अवस्था के विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन सुविधाओं की दृष्टि इस अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। यानी गर्भकालीन अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। वो अवस्था क्या है? पहली है बीजा अवस्था यानी जर्मिनल पीरियड, बीजा अवस्था। ठीक, दूसरा है भ्रूणावस्था। तो चलिए सबसे पहले हम बीजावस्था की बात कर लें। बीजावस्था या गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था है बीजावस्था। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। लगभग 10 दिन तक उसे मां से कोई आहार प्राप्त नहीं होता, परंतु बाद में यह गर्भाशय की दीवार से जब वो चिपक जाता है तो मां के द्वारा ग्रहण किए गए आहार से उसका संपर्क होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बीजावस्था। ये होता क्या है? ये अंडानुमा होता है, इसका आकार जो होता है वो अंडानुमा होता है। दूसरी बात हम भ्रूणावस्था की कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है? यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह होता है। आपने देखा बीजावस्था क्या होता है? 2 सप्ताह तक की अवस्था जो होती है उसे हम बीजावस्था कहते हैं। अब यहाँ भ्रूणावस्था क्या है? भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की अवस्था को कहते हैं। ठीक, इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है। यानी जो बीजावस्था है, बीजावस्था का जो जीव होता है वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ठीक है, इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों में का निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है? यानी ये कह रहा है कि यह जो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है इसमें जो जीव होता है वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। और इसमें अंगों का निर्माण होता है। दूसरे इसके भार का, इसका भार यानी उस भ्रूण का भार 2 ग्राम तक होता है। गाइस ये भी नोटेड करने लायक पॉइंट है कि भ्रूण का वजन कितना होता है। 2 से 8 सप्ताह के बीच का जो भ्रूण होता है उसका भार कितना होता है? तो कितना होता है वो? 2 ग्राम होता है। ठीक है, लंबाई की बात कर ले तो लंबाई 1 से 2 इंच तक की होती है। लंबाई उसकी 1 से 2 इंच तक होती है। भ्रूण की बाहरी परत को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है भैया। ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक, जिससे त्वचा, बाल, नाड़ी मंडल, दांत और नाखून आदि का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, मध्य परत को क्या कहते हैं? ये तो बाहरी परत रहा। बाहरी परत को हमने क्या कहा? यानी एक्टोडर्म कहा। ठीक है, क्या कहा इसको? एक्टोडर्म कहा। ये क्या है? ये बाहरी परत है।
ठीक, अब इसके मध्य परत की हम बात कर लें। मध्य परत को क्या कहा जाता है? मध्य परत को मीसोडर्म कहा जाता है। यानी मध्य परत जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मीसोडर्म कहते हैं। इसमें मुख्यतः मांसपेशियों का निर्माण होता है। और तीसरी परत जो होती है उसे हम आंतरिक परत कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक परत कहते हैं, जो एंडोडर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोडर्म कहलाता है। ठीक है, एंडोडर्म कहलाता है। इससे पाचन अंगों, लीवर, फेफड़े तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मिली। ठीक है, भ्रूणावस्था में क्या मिला? भ्रूणावस्था में एक बार मैं फिर से इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करवा दूं। भ्रूणावस्था का समय 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक होता है, पहली बात। दूसरा कि इस अवस्था का जो जीव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भ्रूण कहते हैं। इसका वजन क्या होता है? इसका वजन 2 ग्राम होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है। ठीक, दूसरी चीज कि इसकी लंबाई क्या होती है? तो 1 से लेके 2 इंच तक इसकी लंबाई होती है। इसमें कुल 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर में ये भ्रूण होते हैं। पहला बाहरी लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मध्य लेयर को कहते हैं मीसोडर्म और आंतरिक लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक्टोडर्म है ये क्या है? एक्टोडर्म में त्वचा, बाल तथा नाड़ी मंडल, दांत व नाखूनों का निर्माण पाया जाता है। ठीक है, मध्यवर्गीय जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें मांसपेशियों का निर्माण पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा आंतरिक जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें पाचन अंगों, लीवर, फेफड़ा तथा ग्रंथियों का निर्माण पाया जाता है। ठीक है गाइस, हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए, और भी बेहतर चीजें होंगी। ठीक है, तीसरी अवस्था जो होती है वह गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ द फेटस, यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये क्या होता है? यह पहली बात तो आप जानिए 8 सप्ताह से जन्म के पूर्व तक की अवस्था को गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। जन्म से पूर्व तक की अवस्था और 8 सप्ताह के बीच का होता है। ठीक है, भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास इसमें देखा जाता है। यानी आपने जो देख लिया वहां पे एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, वो सारी जिन चीजों की उसने संरचना दे दी है उन्हीं सारी चीजों का विकास प्रायः इस गर्भस्थ शिशु की अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी अब जैसे हृदय, फेफड़े आदि कार्य करने लगते हैं और 7 महीने का गर्भस्थ शिशु भी जन्म लेता है तो वह क्या हो सकता है? जीवित रह सकता है। बहुत सारे ऐसे अपवाद मिलते हैं कि बच्चा 7 माह का है, तभी वो गर्भस्थ बच्चा 7 माह का है और जन्म ले लिया, कोई बात नहीं है। 7 माह का भी बच्चा स्वस्थ हो सकता है और जीवित रह सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं। अगली दूसरी अवस्था को हम कहते हैं शैशवावस्था। ये जन्म से 14 दिनों की अवस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से लेके 14 दिन की अवस्था। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु, न्यू बॉर्न या नवनेट कहते हैं। इस अवस्था में बालक पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है तथा माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः वह भिन्न होती है। यानी बच्चा जन्म ले लिया तो स्वाभाविक है कि उसे एक नया एनवायरमेंट मिलेगा और यह जो नया एनवायरमेंट होता है, यह नया एनवायरमेंट गर्भ के एनवायरमेंट से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, दूसरी चीज कि आगे हम चलते हैं बचपना अवस्था, बेबीहुड। अभी तो आपने देखा इन्फेंसी जो जन्म से लेके 14 दिन तक होती है, यानी 14 दिन तक। ठीक है, दूसरा बचपना अवस्था या 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का होता है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का, यानी 14 दिन से लेकर और 2 वर्ष तक। ठीक की अवस्था जो होती है, यानी ये भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज मैं यही दे रहा हूं आपको कि जो बाल्यावस्था, बचपना अवस्था होता है, बेबीहुड होता है, उसका कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष के बच्चों को हम बेबीहुड की अवस्था में मानते हैं? तो 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को मानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा आवश्यकताओं के लिए, यानी अपनी खुद की आवश्यकताओं के लिए वो दूसरों पर निर्भर होता है और उसका जो विकास है वो साथ साथ उसकी मांसपेशियों पर भी नियंत्रण बढ़ जाता है। प्रमुख रूप से संवेग वगैरह जो उदित होते हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं।
ठीक है, चलना फिरना बोलना, ये सारी चीजें प्रायः इसमें देखने को मिलती हैं। अगला आता है हमारा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। यानी ये बाल्यावस्था क्या होता है? बाल्यावस्था यानी एक प्रकार से यह तीसरे वर्ष से प्रारंभ होता है। बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से प्रारंभ होता है, यानी यहाँ से, और कितने वर्ष तक माना जाता है? 11 वर्ष। यानी 3 से लेकर 11 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे हम बाल्यावस्था के रूप में देखते हैं। इस अवस्था को भी अध्ययन की सुविधा में 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। लगभग 6 वर्ष तक का अवस्था पूर्व अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, और 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बाल्यावस्था में भी आपकी जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वो निरंतर देखने को मिलती हैं। अब तो बच्चा चलने फिरने लायक हो गया है, स्कूल जाने लायक हो गया है, तो उसमें विकास की सारी चीजें अमूमतः प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती है। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम। वयसंधि की अवस्था, पुबर्टी एज। वयसंधि की अवस्था यानी एक और है अवस्था है आपकी वयसंधि, यानी उत्तर बाल्यावस्था का कुछ भाग तथा किशोरावस्था में जो पड़ता है उसे हम वयसंधि की अवस्था के नाम से जानते हैं। लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष किशोरावस्था दोनों इसमें पड़ता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसी को हम वयसंधि की अवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है गाइस। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट दे रहे हैं हम कि वयसंधि पबर्टी जो एज होती है इसको हम ओवरलैपिंग पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है और लड़कों में ये 12 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में यौन अंगों का विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है, तो ये तो सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारा किशोरावस्था, एडोलसेंस, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये नहीं, अब देखिए किशोरावस्था, ये चूंकि अभी तो हम विकास की अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो ये जीवन की अंतिम अवस्था जो 13 से लेकर 21 वर्ष तक, 13-14 वर्ष से 21 वर्ष तक देखी जाती है। 16-17 वर्ष तक की अवस्था को पूर्ण विकास की पूर्ण किशोरावस्था कहलाती है तथा इसके बाद की अवस्था जो होती है उत्तर किशोरावस्था के रूप में देखी जाती है। तो इसमें भी तमाम प्रकार की विशेषताएं देखी जाती हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं तथा इस अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है, समस्या का बाहुल्य होता है तथा संवेगात्मक अस्थिरता जैसे लक्षण पाए जाते हैं। प्रौढ़ावस्था की हम बात कर लें, अडल्टहुड कर लें, तो इस अवस्था को 40 वर्ष तक की अवस्था मानते हैं। या कर्तव्य, उत्तरदायित्व और उपलब्धियों की अवस्था होती है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। हमारी जो दूसरा जो विकास का नियम है वो क्या है? हमारा विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। ये क्या कहता है? यानी बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम माना जाता है। ठीक है, अनेक विद्वानों का यह विचार है कि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि परिपक्वता और अधिगम में से विकास किसका कार्य विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित सारी गुणों का। ठीक है, ये चीजें है क्या, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। यानी विकास जो होता है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। हम जितना ज्यादा परिपक्व होंगे, जितना ज्यादा हम मैच्योर होंगे और जितना ज्यादा हम चीजों को अधिगम करेंगे, लर्न करेंगे, उतने ज्यादा हमें विकास देखने को मिलेगा, उतने ज्यादा हम डेवलप करते चले जाएंगे और इसके जो प्रतिमान हैं वो अमूमन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी है। गाइस एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी है। यानी इसका मानना क्या है? विकास, प्रत्येक विकास अवस्था में कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं। बालकों के ये गुण विशेष अवस्था में उत्पन्न होते हैं। जैसे गेसल ने माना कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जेनेटिक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। ठीक है, अब देखिए इनका क्या मानना है। दरअसल ये विकास प्रतिमानों का भविष्यवाणी है। कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं जो प्रायः ये बताते हैं कि बच्चा
क्या करेगा, क्या बनेगा, किस तरह का इसका भविष्य होगा, किस तरह का इसका फ्यूचर होगा, ये सारी चीजें जो है प्रायः इसके प्रतिमानों के आधार पर देखी जाती है, भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, शारीरिक विकास के पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अमूमन दिखाई देती हैं और उसी के आधार पर जो है लोग भविष्यवाणी कर लेते हैं कि इसमें बहुत अच्छा चिंतन क्षमता होगी, बहुत अच्छा स्मृति क्षमता होगी, बहुत अच्छा प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, इसकी लंबाई बहुत अच्छी होगी, इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी होगी, इसका भार बहुत अच्छा होगा, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यवसायिक निर्देशन बहुत बढ़िया होगा। ये सारी चीजें जो है प्रायः लोग कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं निश्चित क्रम। भाई ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विकास जो होता है वो निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, निश्चित क्रम का सिद्धांत गाइस, ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमूमन ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में मिलता है। विकास के निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत अक्सर मिल जाता है एग्जाम। देखिए, विकास के निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी इसके दो निश्चित क्रम के सिद्धांत है, एक मस्तकोन्मुखी होता है और एक जो होता है निकट दूर का क्रम होता है। अक्सर एग्जाम में मिल जाता है ये मस्तकोन्मुखी विकास क्या होता है और निकट दूर का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम मस्तकोन्मुखी विकास मान लें, जिसको हम सिफ्लोकैडल सीक्वेंस मानते हैं। अब सिफ्लोकैडल क्या होता है? सिफ्लोकैडल के अनुसार अगर हम बात करें, इस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में चलता है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो विकास है वो सिर से क्या चलता है? पैर की तरफ चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए इसको, कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में मिलता है ये चीजें निश्चित क्रम में। मस्तकोन्मुखी विकास यानी सिफ्लोकैडल सीक्वेंस क्या होता है? तो सिफ्लोकैडल सीक्वेंस में जो हमारा विकास है वह सिर से पैर की दिशा में चलता है, यानी ऊपर से लेके नीचे की दिशा में चलता है, उसको हम मस्तकोन्मुखी विकास कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में होता है, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है, फिर लेटा हुआ बालक पहले सिर की ओर फिर धड़ की ओर उठना सीखता है, बैठना, घिसट कर चलना तथा खड़े होने संबंधी क्रियाएं वह बाद में करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। क्लियर हो गया ये? दूसरा, निकट दूर का क्रम क्या कहता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस क्या कहता है? यानी इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले होता है और दूर के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बाद में होता है। यानी देखिए, यह निकट से दूर, यानी सबसे पहले निकट की चीजों का विकास होता है, निकट से दूर की तरफ। समझ रहे होंगे कि जो विकास की प्रक्रिया है सबसे पहले निकट की चीजों में होता है, इसके बाद दूर की चीजों में होता है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें तो हाथों के विकास से पहले और हाथों की उंगलियों का विकास देश होता है। यानी सबसे पहले व्यक्ति में हाथों का विकास होता है, फिर उसके हाथों की उंगलियों का विकास होता है। शारीरिक अंगों की भांति मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में भी एक निश्चित क्रम पाया जाता है। दीर्घकालीन, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। यानी यह निकट से दूर की तरफ जाने वाला विकास होता है। सबसे पहले व्यक्ति के हाथ का विकास होगा, फिर उससे निकट उसकी उंगलियों का विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं, बस अब थोड़ा सा और बचा है, इसको भी हम फिनिश कर दें आज। यह है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यह भी अक्सर मिल जाता है भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास अनुक्रियाओं को देखा जाए तो विकास की प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रियाएं पहले उत्पन्न होती हैं, फिर विशिष्ट अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। यानी प्रारंभ के बच्चों में उनके हाथ पैरों और शारीरिक नियंत्रण न होने के कारण उनकी अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित नहीं हो पाती, परंतु जैसे जैसे शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता जाता है उसकी अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती जाती है। ठीक है, यानी सबसे पहले विकास सामान्य चीजों का होता है, सामान्य चीजों के होने के बाद फिर वो विशिष्ट चीजों की तरफ उसका विकास देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले हम बात करें तो हम सामान्य क्रिया को सबसे पहले करते हैं, इसके बाद फिर विशिष्ट क्रिया, विशेष क्रिया को करते हैं। ठीक है, संतुलन और असंतुलन के पहले
ठीक है, एक चीज ये भी है, देख लें ये क्या कहता है, विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ संतुलन और कुछ असंतुलन पाया जाता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक इन प्रतिमानों की अवस्था अपना अच्छा समायोजन कर लेता है, यानी संतुलन के आधार पर व्यक्ति समायोजन स्थापित करता है और असंतुलन के आधार पर व्यक्ति में कुछ समायोजन की चीजें दिखाई देती हैं। प्रायः यह चीजें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष की आयु में अक्सर बालक में संतुलन पाया जाता है और वह लगभग 6 वर्ष की आयु में वह संधि की अवस्था में पहुंच जाता है और फिर वह असंतुलन की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। एक चीज ये भी देख रहे हैं हम, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति गर्भधारण के समय से लेकर मृत्यु उपरांत तक वह कुछ न कुछ विकास चलता रहता है, विकास देखता रहता है व्यक्ति, उससे हम कहते हैं एक निरंतर प्रक्रिया है। और दूसरा कहते हैं विकास भिन्न भिन्न गतियों में होता है, यानी विकास की भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। जैसे भिन्न भिन्न गतियां क्या होती हैं, यानी कुछ अंगों में जल्दी विकास हो जाता है और कुछ अंगों में धीरे से विकास, धीरे गति से भी विकास होता है, तो उसी को हम भिन्न भिन्न गति का विकास कहते हैं। ठीक, विकास में सह संबंध पाए जाते हैं, विकास में सह संबंध पाए जाते हैं। ये क्या चीज होता है, यानी विकास में कुछ न कुछ सह संबंध होते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में होने वाला जो विकास होता है वो सह संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए कुछ चीजें होती हैं जो व्यवहारिक और शारीरिक दोनों चीजों के आधार पर होती हैं। हम जितना ज्यादा शारीरिक विकास करेंगे उसी के आधार पर व्यवहारिक भी विकास होता है और कुछ चीजें व्यवहारिक विकास के आधार पर हमारे शारीरिक विकास में भी देखने को मिलती है। तो वह जो होता है विकास के सह संबंध के आधार पर देखा जाता है। आगे वैयक्तिक विभिन्नताएं, भाई ये तो चीजें अच्छी है। वैयक्तिक विभिन्नता देखी जाती है विकास में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। एक ही माता पिता की 2 संतानों में एक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और दूसरे का विकास बहुत धीमी गति से होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। अगला इस प्रतिमानों में स्थिरता, यानी प्रतिमानों में स्थिरता क्या होता है, भिन्न भिन्न बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, फिर भी बच्चों के विकास में स्थिरता देखी जाती है। विकास के प्रतिमानों की यह स्थिरता बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण के, ठीक है, वंशानुक्रम के प्रभाव के आधार पर प्राय ये चीजें देखने को मिलती है। प्रत्येक विकास अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं, प्रत्येक विकास की अवस्था के एक स्वाभाविक लक्षण होते हैं और ये स्वाभाविक लक्षण जैसे बालक उस आयु स्तर के विकास के प्रतिमानों को द्वितीय यानी उसमें व्यक्तिकता के रूप में दिखता है। ठीक है, यानी ये चीजें है क्या, प्रत्येक विकास अवस्था का एक स्वाभाविक लक्षण होता है, यानी कुछ लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर प्राय विकास दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद चलिए, तो हमको लगता है कि अब हम एंड की तरफ हैं। तो गाइस ये चीजें रही विकास और अभिवृद्धि के लिए, और हमने बहुत ही विस्तृत आज इस पर चर्चा किया है और उम्मीद करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। और फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी तरह के विस्तृत वीडियो को लेकर। धन्यवाद।